वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि जितनी नॉलेज अभी तक हमने गेन की है, अब उस नॉलेज को हम यूज़ करते हुए इस टॉपिक को समझेंगे। और फिर हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो आप जानते हैं कि हमने चलना है किस तरफ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन के सेकंड स्टेप की तरफ, दैट विल बी कॉल्ड रिकॉर्डिंग। तो इस टॉपिक को पहले कर लेते हैं, क्योंकि जो नॉलेज हम गेन कर चुके हैं उसकी बेस पर इंशाल्लाह टॉपिक हो जाएगा। और फिर इसकी बेस पर हमारा जो अगला टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का, वो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सर सबसे पहले मेरे पास जो इस टॉपिक का नाम है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब सर सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए अकाउंटिंग तो हम जानते हैं अब क्या होती है, लेकिन सर ये इक्वेशन क्या चीज़ होती है, अब इसको हम समझने जा रहे हैं। देखिए इक्वेशन मैथ्स की टर्म को के अंदर ही बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम एक हर उस चीज़ को जिसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है उसे इक्वेशन कहते हैं। इसके अलावा आप इक्वेशन को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वल्स टू का साइन मौजूद हो तो आप कहते हैं कि ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग की इक्वेशन, जो कि हमें गिवन है यहाँ पर एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये तीनों हेड्स अब आप पढ़ चुके हैं। एसेट क्या होते हैं आप जानते हैं, कैपिटल क्या चीज़ होती है आप जानते हैं, और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तीनों चीज़ों को आप जानते हैं, इसलिए मैंने कहा ना जो नॉलेज है उसकी बेस पे टॉपिक इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब सर आपसे कह रहे हैं कि अकाउंटिंग की इक्वेशन ये है कि एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, हमें पता ही अकाउंटिंग इक्वेशन है। सर इसके अंदर जो टेक्निकल एरिया है वो ये है कि सर ऐसा है क्यों, वाई एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, क्वेश्चन इज दिस, क्यों है ऐसा, वाई एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, क्यों कैपिटल बराबर नहीं है लाइबिलिटी प्लस एसेट के, लेकिन एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, ऐसा क्यों है। तो आइए उसकी लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए आपने ये समझ लिया है कि एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, और आप जानते हैं कि बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसी न किसी सोर्स से जनरेट होते हैं। जैसे लेट सपोज हम अपने आप को सोचें, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मोबाइल है, अच्छी घड़ी है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, ये सब क्या है, अच्छे, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं। और एक स्टूडेंट अगर सोचे कि यार ये रिसोर्सेज हैं लेकिन ये किसी न किसी सोर्स से तो जनरेट हुए हैं, लेट सपोज नॉर्मली वो सोर्स क्या होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो एसेट्स मौजूद हैं वो किसी न किसी सोर्स से जनरेट हो रहे हैं, वो किसी न किसी सोर्स से हम तक पहुंचे हैं, और वो सोर्स नॉर्मली हमारे पेरेंट्स होते हैं या घर के बड़े होते हैं। तो पता चला जो चीज़ें हमारे पास हैं वो रिसोर्सेज हैं, और जिस सोर्स से वो जनरेट हुए वो हमारे पेरेंट्स हैं। सेम इसी तरीके से अब इस इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दें बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होते हैं, बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होते हैं, सर याद रखें, या तो वो ऑनर्स खुद लेकर आते हैं अपने पैसों से ख़रीद के, या फिर अगर बिजनेस के पास या ऑनर्स के पास पैसा नहीं है तो बिजनेस बैंक से लोन लेके वो एसेट लेकर आता है। यानी कि बिजनेस में एसेट आ रहा है, बिजनेस में रिसोर्स आ रहे हैं, ये तो रिसोर्सेज हैं। बिजनेस के पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लैंड है, सब चीज़ें, ये एसेट्स सब बिजनेस के पास मौजूद हैं। दीज आर एसेट्स, दीज आर रिसोर्सेज। लेकिन सर बिजनेस के अंदर ये रिसोर्सेज आने के दो ही रास्ते हैं, या तो ऑनर्स लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या फिर आप ऑनर्स नहीं ला रहे या बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो फिर हम उधार खरीद कर वो एसेट लेकर आएंगे। तो सर इसीलिए कहा जाता है कि एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बिकॉज कैपिटल आर दी रिसोर्सेज, लायबिलिटी आर सोर्स, एंड एसेट्स आर रिसोर्स। तो सर ये एसेट्स जिनको हम क्या कह रहे हैं, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, इनके दो ही सोर्सेज हैं, इसीलिए एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। कि सर बिजनेस में एसेट आएगा या तो कैपिटल के थ्रू ऑनर्स लेकर आएंगे, या फिर लायबिलिटी के थ्रू, यानी कि हम बैंक से लोन लेकर एसेट लेकर आ रहे होंगे। तो सर दिस इज कॉल्ड asset equals to capital plus liability. This is called accounting equation. And why asset equals to capital plus liability? Because assets are resources and these two are sources.
फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में 5 लाख कैश का इनफ्लो हुआ, सही है, बिजनेस में 5 लाख कैश का इनफ्लो हुआ। अब आपने सोचा यार ये एसेट तो आ गया बिजनेस में, ठीक है, एसेट इंक्रीज हो गया, लेकिन कहाँ से आया? उसने बताया कि 3 लाख ऑनर ने डाले, ठीक है, 3 लाख ऑनर ने डाले और 2 लाख हमने बैंक से लोन लिए। तो बिजनेस के इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट्स हो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसके एटलीस्ट 2 इफेक्ट होंगे, 2 से ज़्यादा भी इफेक्ट पॉसिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 लाख का हमने इनफ्लो लिया बिजनेस के अंदर कैश का, अब पता चला जो इनफ्लो हुआ है 5 लाख का, इसमें से 3 लाख ऑनर्स ने लगाए हुए और 2 लाख किसने लगाए हुए? जी हाँ, 3 लाख ऑनर्स ने लगाए हुए और 3 लाख ऑनर्स ने लगाए हुए जो कैपिटल का पार्ट बनेंगे, क्योंकि ऑनर जो भी चीज़ बिजनेस में लेकर आते हैं उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाते हैं। और 2 लाख जो है बैंक से लोन लिया, तो बिजनेस में इनफ्लो हुआ एसेट का 5 लाख, जो कि दो सोर्सेज से आए हैं, एक सोर्स ऑनर्स थे, एक सोर्स बैंक था। तो सर इसलिए एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ट्रांजैक्शन हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। अब हमने यहाँ पर करना क्या है? अब बेसिकली हमने यहाँ पर करना क्या है उसको समझ लीजिए। सर बेसिकली हमने करना ये है कि हमें यहाँ पर डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस दी जाएंगी और हमसे इफेक्ट पूछे जाएंगे कि इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे लेट सपोज मैंने फर्नीचर कैश पे बाय किया, तो फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा जो कि फर्नीचर है और एक एसेट डिक्रीज हो जाएगा जो कि कैश। सेम इसी तरीके से मैंने फर्नीचर बाय किया, इस मरतबा मैंने क्रेडिट पे किया, तो अब एक एसेट फर्नीचर बढ़ जाएगा और एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो सर हमने क्या करना है, इफेक्ट्स बताने। क्लियर? और इसके अलावा हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है कि अगर लेट सपोज हमें एसेट और कैपिटल गिवन हो, हमसे लायबिलिटीज़ पूछ ले, ठीक है, हमसे लायबिलिटीज़ पूछ ले, हमें लायबिलिटीज़ और कैपिटल गिवन और एसेट पूछ ले, तो ये भी हम मिसिंग फिगर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक बेसिक सी एग्जांपल करते हैं, एक बेसिक सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आइए हम सबसे पहले अपने पास हम अगर एक सवाल, एक छोटा सा एग्जांपल देखें तो मेरे पास मौजूद है इस टाइम कि भाई एसेट्स हैं 12,500 के और लायबिलिटीज़ हैं 1,800 की। मैं जानता हूं कि सर मैं बस इसके अंदर एक करवा रहा हूँ, बकिया आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ की, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। सर एसेट्स कितने गिवन है आपको? 12,500 के, ऐसा ही है। कैपिटल नहीं गिवन, लायबिलिटीज़ गिवन है, यस सर कैपिटल उसने आपसे पूछा तो उसको मैं एक्स कर देता हूँ, और लायबिलिटीज़ कितने की है? 1,800 की। सो नाउ इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट एक्स, सो व्हाट आई शुड डू, ये जो प्लस हो रहा है लायबिलिटी यहाँ पर, हम जानते हैं कि बाय लॉ ऑफ मैथ्स कि ये प्लस जैसे ही अपनी साइड चेंज करेगा तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, अपने साइन को ऑपोजिट करेगा, तो प्लस वाली चीज़ क्या हो जाएगी? माइनस। तो एक्स यानी कि कैपिटल कितना आ जाएगा? जी सर अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ 12,500 माइनस 1,800, तो सर ये आ जाएगा 10,700। तो 10,700 ये मेरा आंसर आ गया। तो जो मिसिंग फिगर थी वो मेरी कैलकुलेट हो गई 10,700। ठीक है सर, ये इस तरह के आप सारी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो सर ये आप बकिया बी सी डी ई एफ खुद भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सवाल और दिखा देता हूँ ताकि आप वो भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, सही है, 1.2 है, इसको भी देख लीजिए। इसमें भी एक सवाल मैं करा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अगर मैं सी की बात करूँ, सी की, ऑप्शन सी की, अगेन एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, अब मुझसे यहाँ पर एसेट्स तो गिवन है 36,100, ये एसेट्स मुझे गिवन है, ये रहा, और मुझसे कहा जा रहा है सर कैपिटल है 28,500 का, लायबिलिटी मुझे यहाँ पर मालूम करनी है। सही है, तो सर अगेन मुझे लायबिलिटी मालूम करनी है, तो फिर लायबिलिटी को ही छोड़ देता हूँ। 28,500 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सर लायबिलिटी कितनी आ जाएगी?
अगर मैं 36,100 में से माइनस करूं 28,500 तो 7,600 जो है 7,600 मेरी क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। तो ये बेसिक अकाउंटिंग की जो है वो इक्वेशन है, किस क्वेश्चंस हैं ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, एक एक मैंने करा दिया, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगेन इसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और आ रहे हैं लगे हाथ, तो उसको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन द लिस्ट आर लाइबिलिटीज एंड विच ऑफ देम आर एसेट्स। तो जो हमने इससे पहले बहुत बड़ी एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी कर लीजिए। लोन टू सी शेयर ले, अब देखो लोन टू इसका मतलब है हम लोन दे रहे हैं। देखो याद रखो लोन लाइबिलिटी है कब, जब हम लोन लेंगे। अगर यहाँ टू को फ्रॉम कर दूं तो ये मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी, लेकिन अभी मैंने लोन दिया तो जब मैंने लिया था तो मेरी लाइबिलिटी, अब मैंने अगर दिया है तो मेरा एसेट। ठीक है, मैंने लोन दिया है तो ये मेरा एसेट है, इन्वेस्टमेंट है मेरी। जैसे बैंक मुझे लोन देते तो बैंक की इन्वेस्टमेंट होती है, मेरी लाइबिलिटी होती है। अगेन वही बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि अकाउंटिंग के हर ट्रांजैक्शन के दो फेसेस होते हैं। नंबर 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आप जानते हैं आपकी लाइबिलिटी होता है। फिक्सचर आपका एसेट है, कंप्यूटर आपका एसेट है। वी ओन अ सप्लायर फॉर गुड, सप्लायर को हमने पेमेंट करनी होती है तो इसलिए हम हमारी क्या है लाइबिलिटी। और वेयर हाउस वी ओन, यस इट्स आर एसेट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसके साथ आप मजीद प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहे तो देख लीजिए, नीचे और आ रहे हैं, ये आपके सामने है, इसको आप कैप्चर करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यस अगेन आपके सामने आ रहे हैं। इसमें से आपने ये बताना है कि कौन से गलत क्लासीफाई हुए में, यू नो बेटर कि कौन से गलत है। डेटर आप जानते हैं क्या होता है, ये रहा डेटर्स, वो बंदा जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, हमारा एसेट होता है। क्लियर। एक और सवाल आपके सामने आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग हेडिंग क्लासिफाइड। तो जो गलत है उनको आपने हटाना है, यानी कि जिसकी सही जगह उसको वहाँ पुट करना है। जैसे लाइबिलिटी के नीचे इसने क्या लिखा हुआ है, मशीनरी, तो मशीनरी गलत है सर, ये हमारा एसेट है, इसको एसेट के कॉलम में ले जाए। और अगर वह एसेट में कोई लाइबिलिटी लिखी उसको लाइबिलिटी के कॉलम में ले आए। क्लियर, सिंपल आपने ये करना है यहाँ पे। सही है सर। आइए अब एक थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन देखते हैं। 1.7। अब अगर इस सवाल को हम गौर से पढ़ें और देखें, याद रखें जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाते हैं तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे बेसिकली किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आप इजीली अपने सवाल को अप्रोच कर सकें। मैं पढ़ रहा हूँ तो इस सवाल में मुझे लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कह रहा है आप ये बताइए कि कैपिटल का अमाउंट क्या होगा। अभी आप जानते हैं कि एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की। सो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट अ कैपिटल अमाउंट, सो व्हाट आई नीड टू डू, एसेट, ये लाइबिलिटी यहाँ प्लस हो रही, उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर मुझे कैपिटल कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ सर मुझे दो चीज़ें चाहिए, मुझे एसेट्स चाहिए और लाइबिलिटीज़ चाहिए। तो एसेट्स में से मैं लाइबिलिटीज़ को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। क्लियर। तो आइए इस सवाल में सबसे पहले एसेट्स को ढूंढते हैं। एक एसेट का कॉलम बना लीजिए और एक लाइबिलिटीज़ का कॉलम बना लीजिए। तो लाइबिलिटीज़ मैं यहाँ लिख दूंगा और एसेट्स में इसके नीचे लिख दूंगा। आखिर में दोनों को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल का फिगर आएगा। बी विश्ड setting up a new business before actually selling anything he bought a van, van is your asset। तो 4,500 का यहाँ पे आप एसेट लिखते हैं। मार्केट स्टॉल, ये भी हमारा एसेट है, कितने का, 2,000 का। क्लियर। फिर स्टॉक ऑफ गुड्स 1,500 की, गुड्स हमारा एसेट होता है सर, ये हम जानते हैं। ही डिड नॉट पे इन फुल फॉर स्टॉक स्टिल ऑन 1,000। अब कह रहे हैं इसने पूरी पेमेंट नहीं की, इसका मतलब है 1,000 रुपये स्टिल अकाउंट्स पेबल है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। बोरिंग 5,000 की है तो सर ये मेरा क्या आ गया, एक और लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि लोन ले रहा हूँ मैं 5,000 का। अब उससे आप कह रहे हैं कि ही हैज़ 400 इन कैश, तो सर 400 मेरा बैलेंस, चूँकि कैश है तो कैश मेरा क्या होता है, एसेट होता है। फिर कह रहा है 1,100 कैश एट बैंक, सर बैंक का बैलेंस भी मेरा क्या होता है, एसेट होता है। तो सर मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 2, 2, 4, 5 एसेट्स हैं और 2 लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ को दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 5 6,000 आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई। और अब मैं अगर इन सब को ऐड कर लूँ तो मेरे पास टोटल एसेट्स भी आ जाएंगे।
ठीक है, टोटल एसेट्स भी आ जाएंगे। 4500 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 400 प्लस 1100। सो सर मेरे पास टोटल मेरे पास आ रहे हैं एसेट्स 9500 के, जबकि टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है 6000 की। तो अब मैं अपनी इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अगर इस वैल्यूज़ को पुट कर दूं, अगर मैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दूं, तो सर मेरे पास क्या आंसर आएगा? सर एसेट माइनस लाइबिलिटी करना है ना कैपिटल के लिए, तो एसेट्स है मेरे पास 9500 के, लाइबिलिटीज़ कितनी है 6000 की, तो कैपिटल बच्चों कितना आ जाएगा मेरे पास जी? तो सर 3500 आ जाएगा। 9 माइनस 6 3500 मेरा कैपिटल कैलकुलेट हो गया। सो सर दिस इज अ क्वेश्चन इफ समवन आस्क यू रिगार्डिंग सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन। सर ऐसे वो आपसे पूछेगा। 1.8 है, ये आप लोगों के लिए होम टास्क है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेशन है आपका, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मैं इसका आपको आंसर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए 1.7 का आंसर 3500 अभी हमने कैलकुलेट किया था जी। 1.8 का आंसर जो है वो आ रहा है सर आपके पास, यस फिक्सचर्स 1200, तो ये वही सवाल है। यस सर, तो आपके पास अगर फिगर सही हुई 6275 आपका आंसर आएगा। 62 ये आपका आंसर है, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 1.9 अगेन मैं करा दूंगा, बाकी 1.10 आप कर लीजिएगा। ड्रॉप बैलेंस शीट। अब सर आपको याद होगा मैंने आपको 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई हुई हैं, ठीक है। मैंने आपको 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई हुई हैं, उसमें से एक थी बैलेंस शीट। तो सर दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। जब हम एसेट्स को कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर लेकर आते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। तो सर यही बैलेंस शीट का फॉर्मूला है जिसके अंदर हम एसेट्स को बराबर लेकर आते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट बनाने का कह रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपने आइटम्स उठाने और जो एसेट है उनको एसेट के कॉलम के नीचे लिख देंगे, जो कैपिटल है उनको कैपिटल के नीचे और जो लाइबिलिटीज है उनको लाइबिलिटी के नीचे लिख देंगे और आपस में दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। आइए सबसे पहले कैपिटल है मेरे पास 9700, फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है डेटर्स मेरा अकाउंट रिसीवेबल होता है जो कि कितना है 1200। फिर उसके बाद वैन है, वैन मेरे पास एसेट है 3800। देन मेरे पास क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स आप जानते हैं हमारी लाइबिलिटी होते हैं, तो लाइबिलिटी के नीचे आ जाएगा कितना 1600। देन मेरे पास फिक्सचर है, फिक्सचर मेरा एसेट है 1800। स्टॉक ऑफ गुड्स है 4200 की, और आखिरी चीज़ है कैश एट बैंक जो कि है 300, ये भी एसेट है मेरा। तो सर इन सबको ऐड कीजिए और मैं अगर इसको टोटल करूँ तो 9700 स्ट्रेट यही आ जाएगा, प्लस लाइबिलिटीज़ कितनी की है 1600 की। आइए एसेट्स को ऐड करते हैं। 1200 प्लस 3800 प्लस 1800 प्लस 4200 प्लस 300। सर ये आ रही है 11300 मेरी एसेट साइड। और जब मैं अपनी राइट हैंड साइड 9700 प्लस 1600 को ऐड करता हूँ तो सर ये भी आ रही है 11300। तो सर इसका मतलब है ये बात प्रूव हो गई कि एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। तो ये आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अकाउंटिंग क्वेश्चन का, जिसका एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नीचे गिवन है, ये आप खुद HW में कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब हम
अपने एक सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको शुरू में लेक्चर के कह रहा था अभी अकाउंटिंग इक्वेशन के, कि हमें यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी और हमें क्या करना होगा, इन ट्रांजेक्शन्स को जो है वो सॉल्व करना होगा और हमें सिर्फ इफ़ेक्ट बताने होंगे कि सर कौन सी जो है वो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उसमें कौन से इफेक्ट्स आ रहे हैं, आया एसिड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए सर उस चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि जो चीज़ हमारे पास ऐड हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे और जो चीज़ डिक्रीज हो रही होगी उसे हम नेगेटिव लिखेंगे। अकाउंटिंग में नेगेटिव लिखने के लिए हम कॉलम का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को अगर आप चाहते हैं, जैसे मैथ्स में हम किसी चीज़ को माइनस का साइन दिखा के बताते हैं कि ये माइनस हो रही है, अकाउंटिंग में ब्रैकेट शो करके हम बताते हैं कि ये चीज़ माइनस या डिडक्ट हो रही है। क्लियर? आपसे कह रहा है वी पे अ क्रेडिटर $70 इन कैश। हमने कह रहा है अपने क्रेडिटर, याद है आपको कौन था जिसको हमने पेमेंट करनी होती है, उसको हमने पेमेंट कर दी, कितने की, $70 की। मुझे ईमानदारी से बताइए क्या $70 से आपका कैश कम हो जाएगा? यस सर, मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे कैश का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है जैसे ही आपने पेमेंट की तो 2 मिनट के लिए इसका अगला इफेक्ट सोचो। एक इफेक्ट तो ये हो गया मेरा एसेट कम हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट ये होगा कि मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, मेरी लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी। क्लियर? अंडरस्टैंडेबल? वेरी गुड। नेक्स्ट, बॉट फिक्सचर 200 पेइंग बाय चेक। आपने फिक्सचर जो है वो खरीदा है 200 का और जिसकी पेमेंट की है आपने चेक के थ्रू। तो सर अब फिक्सचर मेरा क्या है, एसेट है, तो एसेट मेरा जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव लिख दूंगा। ठीक है, बॉट फिक्सचर 200 बाय चेक। अब चूंकि फिक्सचर भी एसेट है और बैंक भी एसेट है तो इसका मतलब ये हुआ एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो। नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो। नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो, क्योंकि सर एक ही चीज़ इंक्रीज हो रही है वही चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इसका 200 प्लस कर दूं और माइनस 200 कर दूं, क्योंकि एसेट पे ही दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, लायबिलिटी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा, तो सर फिक्सचर आपका इंक्रीज हो रहा है और बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है। तो सर ये आपका जो है वो एक एसेट पॉजिटिव एक एसेट नेगेटिव, तो नेल इफेक्ट होगा, दोनों साइड अभी भी बराबर रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक? ये मैं एफ और बी को हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट थर्ड में कह रहा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब गुड्स आपका एसेट होता है तो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है 275 से। ठीक है, 275 से आपका एसेट इंक्रीज हो गया और चूंकि उधार पे खरीदा आपने तो आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 275 से आपकी लायबिलिटी भी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो एक एसेट इंक्रीज और एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स आपका एसेट है वो इंक्रीज हो गया और आपने उधार पे खरीदा है तो वो आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस अनदर 500 कैश इनटू द फर्म। अब प्रोप्राइटर जो है मालिक है, उसने 500 फर्म में और लगा दिए, तो सर बिजनेस के अंदर 500 आ गया ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमसे तो 500 का कैश चला गया तो हमारा एसेट डिक्रीज हो गया। यार आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचा करें कि बिजनेस में तो 500 रुपये आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया, कैश इंक्रीज हो रहा है। और मुझे बताइए ये पैसे किसने लगाए, ऑनर ने लगाए। तो सर जब ऑनर लगाता है तो कैपिटल क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो दोनों साइड स्टिल क्या है, बराबर आ रही है। क्लियर है? ठीक है, तो चले सर अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जे वॉल्कर लैंड्स दी फर्म 200 इन कैश। अब इस बंदे ने हमें लैंड का मतलब उधार दे दिया है 200, तो बिजनेस में 200 रुपये तो आ गए ना भाई, उधार दिया या कैश कुछ भी है, पैसे तो आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो गया। लेकिन सर चूंकि ये उधार लिए हैं तो इसने हमारी लायबिलिटी को भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इसलिए उसको भी मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा। नेक्स्ट, अ डेटर पे अस बाय चेक। एक डेटर कौन है अब आप जानते हैं, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, उसने हमें $50 का चेक दे दिया, तो मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा 50 से और बैंक मेरा एसेट होता है तो एसेट तो प्लस हो गया 50 से। लेकिन सर जैसी मुझे डेटर से हमारा क्या था, अकाउंट रिसीवेबल, और आप जानते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल इटसेल्फ क्या है, एक एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल इटसेल्फ एक एसेट है, तो सर वो एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया, तो जो एसेट कम हो गया उसको मैंने किस में लिख दिया,
माइनस में, तो सर बकिया किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, रिसीवेबल मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कैश मेरा, बैंक मेरा इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि उसने $50 का मुझे चेक दे दिया, तो $50 से मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो सर मेरा 50 पॉजिटिव आ गया। और $50 से जो है वो मेरा रिसीवेबल, जो पहले देखो रिसीवेबल उस वक्त तक एसेट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिसीवेबल उस वक्त तक एसेट है जब तक वो आपको मिला नहीं है। जब वो मिल जाएगा तो वो अब आपका एसेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिसीवेबल आपका एसेट तब तक है जब तक मिला नहीं, रिसीवेबल खड़ा हुआ एसेट है, जैसे ही मिल गया तो वो रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस में लेके उस 50 को, ठीक है। फिर रिटर्न गुड्स $60 हुज बिल हैड नॉट येट पेड, आपने $60 की गुड्स वापस कर दी। अच्छा, $60 की गुड्स वापस चली गई तो मेरा गुड्स एसेट होता है, तो एसेट तो कम हो गया। सर जैसे ही मैं वापस कर दूंगा तो मेरी लायबिलिटी भी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। मुझे अब पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए एक लायबिलिटी कम हो गई और एक एसेट कम हो गया। नेक्स्ट, बॉट एडिशनल शॉप प्रेमिसेस। अब सर मैंने जैसी प्रेमिसेस खरीदी तो प्रेमिसेस तो मेरा एसेट है, तो मेरा एसेट 5000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। और चूंकि मैंने चेक के थ्रू खरीदी है, तो आप जानते हैं अगर एक एसेट बढ़ गया और मैंने चेक के थ्रू खरीदी है तो बैंक मेरा कम हो जाएगा, तो बैंक भी तो एसेट है। तो एक एसेट बढ़ गया तो उसको पॉजिटिव और एक एसेट कम हो गया तो उसको नेगेटिव। ये सर मेरा इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब मैं इन दोनों साइड्स को अगर आपस में बराबर लेकर आ जाऊँ, चेक कर लूँ, ऐड करके चेक कर लेते हैं कि सर क्या वाकई ये साइड्स आपस में बराबर हैं। तो आइए ज़रा चेक करते हैं। अब अगर मैं अपना कैलकुलेटर यहाँ पर यूज़ करूँ तो प्लीज़ ज़रा देखिएगा। मैं पहले लायबिलिटीज़ और कैपिटल को देख रहा हूँ, कैपिटल में तो और कुछ है ही नहीं, तो 500 डायरेक्ट इधर ही आ जाएगा। अब लायबिलिटीज़ को देख लेते हैं, -70 + 275 + 200 -60, तो यह आ रहा है 345, + 500 करूँगा तो 345 + 500, ये 845 मेरी कैपिटल प्लस लायबिलिटी की साइड आ रही है। अब मुझे एसेट साइड चेक करनी है कि वाकई 845 आ रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें -70 से, ये आ गया। फिर 200 + 200 माइनस तो 0, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर +275, फिर +500, फिर +200, फिर अगेन एक +50 एक -50 तो 0 हो गया, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर -60 कर दिया और एक 5000 प्लस एक 5000 माइनस, तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो सर ये आपके पास आ गया 845। तो यस सर, ये प्रूव हो गया एक और सवाल के थ्रू कि एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है सर, मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको शो करता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। इसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी कैप्लान के अंदर, आपकी बीबीबी के अंदर, ACCA हब के अंदर, ये तमाम जगहों पर आपके टॉपिक आराम से मिल जाता है। उसकी थ्योरी भी पढ़ें। देखिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि एग्जामिनर थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, उस टाइम बहुत ज़्यादा थ्योरी पूछ रहा है एग्जामिनर। प्लीज़ हर टॉपिक की आपने थ्योरी पे अपनी ग्रिप मजबूत करनी है, ठीक है। तो ये 1.1 ही था, 1.2 एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस सवाल की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो सर यहाँ पर हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को देख लिया है। अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह अपनी एक और अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे जो हमारे MCQs भी पूछे जाते हैं, जिसका नाम होगा एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, या सॉरी एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आई रिपीट, हमने अभी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन देखी है, अब हम देखने जा रहे हैं एडवांस फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इस ब्रेक के बाद। थैंक यू स्टूडेंट।